तो दोस्तों नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकरण 13 देखने वाले हैं। 13-14 इसके पहले का सारे प्रकरण मेरे चैनल पर अपलोड है। यदि आप लोग उसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकरण 13 से शुरू कर रहे हैं। इस एपिसोड में बिगाड़ का मूल विवाद को बिन अपराध डीछे बिन करण जूनर ताके झील असाद शरद काल के मेघजूर बिजूर पर्दा गरे लाला मदन मोहन हवा खाकर आए। उस समय लाला हर किशोर साटन की गठरी लाकर कमरे में बैठे थे। कल तुमने लाला हर दयाल साहब के सामने बड़ी ठिठाई की, परंतु मैं तुम पुरानी बातों का विचार करने उस समय कुछ नहीं बोला। लाला मदन मोहन ने कहा, आपने बड़ी दया की, पर अब मुझको आपसे एकांत में कुछ कहना है। अवकाश हो तो सुन लीजिए। लाला हरकिशोर बोले, यहाँ तो एकांत ही है, तुमको जो कुछ कहना है निसंदेह कहो। लाला मदन मोहन ने जवाब दिया, मुझको इतना ही कहना है कि मैंने अब तक अपनी समझ मुजीब आपको अपसंद करने की कोई बात नहीं की, परंतु मेरी सब बातें आपको बुरी लगती है। मैं भी ज़्यादा आवाजाही कर रहने में प्रसन्न नहीं हूँ। किसी ने सच कहा है, जब तो हम घुलते मियाँ लगते हजारों के गले, अब तो हम खार हुए सबके किनारे ही भले। संसार के प्रति पर्दा का दूसरा नाम है समय निकले पीछे दूसरे के मैल रखने में किसी को क्या गरज पड़ती है। अच्छा, मेहरबानी करके मेरे माल की कीमत मुझको दिलवा दो। हरकिशोर ने रुकवाई से कहा, क्या तुम कीमत की तगाजा करके लाला साहब को दबाना चाहते हो? मुंशी चुन्नीलाल बोले, हरगिज नहीं, मेरी क्या मजाल। हरकिशोर कहने लगे, सब जानते हैं कि मेरे पास गांठ की पूंजी नहीं है। मैं जहां तहां से माल लाकर साहब का हुक्म की तामील कर देता था, परंतु अब की बार रुपए मिलने में देरी हुई। कई एकाएक झूठे हो गए, इसीलिए लोगों का विश्वास जाता रहा। और अब आजकल मैं उसके माल की कीमत उसके पास ना पहुंचेगी तो वे मेरे ऊपर नालिश कर देंगे और मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी। तुम कुछ दिन धैर्य धरो, तुम्हारे रुपए का भुगतान हम बहुत जल्दी कर देंगे। लाला मदन मोहन ने कहा, जब मेरे ऊपर नालिश हो गई तो मेरी साख जाती रही, तो फिर रुपए मिलने में मेरा क्या काम निकला। देखो, अवसर को भले जसो सुधारे काम, खेती रुके बरसो धन को निकट निकाम। मैं जानता हूँ कि आपको अपने कारण किसी गरीब के इज्जत का बटा लगाना हरगिज मंजूर ना होगा। लाला हरकिशोर ने कुछ समय नरम पड़कर कहा, तुम्हारा रुपये कहाँ आ जाता है? तुम जरा धैर्य रखो, तुमने यहाँ से बहुत कुछ फायदा उठाया है। फिर अब की बार रुपए मिलने में 2-4 दिन की देरी हो गई तो क्या अनर्थ हो गया? तुमको ऐसा कड़ा तगाजा करने में लाज नहीं आती क्या? संसार में मेल मुआवजा बिल्कुल उठ गया। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, मैं भी इसी पिचारा में हूँ। हरकिशोर ने जवाब दिया, मैं तो माल देकर मोल चाहता हूँ, जरूरत के सब में तगाजा करता हूँ, पर न जाने और लोगों में क्या हो गया जो बेबस मेरे पीछे पड़े हैं। मुझसे उनको बहुत कुछ लाभ हुआ होगा, परंतु इस समय वे सब तोता चश्म हो गए। उन्हीं के कारण मुझको यह तगाजा करना पड़ रहा है। जो आजकल में मेरे लेनदारों का रुपए ना चुका तो वे निसंदेह मुझ पर नालिश कर देंगे और मैं गरीब अमीरों का तरह दबाव डालकर उसको किसी तरह ना रोक सकूंगा। तुम्हारी ठठ विद्या अब हम अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हारी जिद में इस समय तुमको पूरी कौड़ी ना मिलेगी। तुम्हारे मन में आवे सो करो। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, जनाब संभल कर बोलिए, माल देकर कीमत मांगना ठठ विद्या है? गिरधर सच कहता है, साई नदी मदरसों मिली बड़प्पन जानी, जात नाश भयो अपनो मन महत की हानि। मान महत की हानि कहो अब कैसे कीजो, जल खारी हो गयो ताकि कहो कैसे पीजो। यह कह गिरधर कभी खाए कछ मंच न सुकुचाई, पड़ो फरिहत चल चार भयो निदाई की साई। अब तक बस, अब
तुम यहाँ से चल दो, ऐसे बाजारू आदमियों के यहाँ कुछ काम नहीं है, मिस्टर शंभुदयाल ने कहा। मैंने किसी अमीर के लड़के को बहकाकर बदचलनी सिखाई या किसी अमीर के लड़के को भोग विलास में डालकर उसकी दौलत ठग ली, जो तुम मुझे बाजारू आदमी बताते हो? तुम कपड़ा बेचने आए हो या झगड़ा करने आए हो? मुंशी चुन्नीलाल ने पूछने लगे। ना मैं कपड़ा बेचने आया, ना मैं झगड़ा करने आया, मैं तो अपना रुपये वसूलने आया हूँ। मेरा रुपये मेरी झोली में डालिए, फिर मैं यहाँ क्षण भर ना बैठूँगा, ठहरूंगा। नहीं जी, तुमको ज़बरदस्ती यहाँ ठहरने के कुछ अधिकार नहीं है। रुपए की दवा तो हो, जाकर अदालत में नालिश करो। मास्टर शंभुदयाल बोले, तुम लोग अपनी गली के शेर हो, यहाँ चाहे जो कर लो, तुम्हारी अदालत में तुम्हारी गीदड़ भाप की नहीं चल सकती। तुम नहीं जानते कि ज़्यादा घिसने पर चंदन से भी आग निकलती है। अच्छे आदमी आखिर शिष्टाचारी से कहे चाहे जितना दबा लो, परंतु अभिमान और धमकी से वह कभी नहीं दबता। तो क्या तुम हमको इन बातों से दबा लोगे? लाला मदन मोहन ने तैयारी चढ़कर कहा। नहीं साहब, मेरा क्या मुकद्दर है, मैं गरीब, आप अमीर, मुझको दिन भर रोजगार धंधा करना पड़ता है। आपका सब दिन हंसी दिल लगी की बातों में जाता है। मैं दिन भर पैदल भटकता हूँ, आप सवारी बिना एक कदम नहीं चलते। मेरे रहने की एक झोपड़ी, आपके बड़े बड़े महल। मुल्क में अकाल हो, गरीब बेचारों भूखों मरते हो, आपके यहाँ दिन रात ये हा ही रहेगी। सच तो यह है, आप पर उनका क्या हक है, उससे क्या संबंध है? परमेश्वर ने आपको मनमानी मौज करने के लिए दौलत दे दी, फिर औरों की दुख दर्द पड़ने पर आपको क्या जरूरत रही? आपके लिए नीति अनीति का क्या कोई रोक नहीं है? आप क्यों जी तुम अपनी बकवास नहीं छोड़ते? अच्छा जमादार, इनको हाथ पकड़कर यहाँ से बाहर निकाल दो और इनकी गठरी उठाकर गली में फेंक दो। मुंशी चुन्नीलाल ने हुक्म दिया। मुझको उठाने की क्या जरूरत है? मैं आप जाता हूँ, परंतु तुमने बेबस मेरी इज्जत ली है। इस परिणाम थोड़े ही दिन में देखोगे। जिस तरह राजा दुर्दंत के बचपन में द्रोणाचार्य में मित्रता करके राज पाने पर उनका अनादर किया, तब द्रोणाचार्य ने कौरव पांडवों को चढ़ा ले जाकर उसकी मुस्कें बंधवा ली थी, और चाणक्य ने अपने अपमान होने पर नसबंद का नाश करने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली गई थी। पृथ्वीराज ने संयोजकता के वशवर्ती होकर चंद और आहुली राय की लोंडियों के हाथ पिटवाया, और आहुली राय ने उनका बदला पृथ्वीराज से लिया था। इस तरह परमेश्वर ने चाहा तो मैं भी इसका बदला आपसे लेकर रहूंगा। यह कहकर हरकिशोर ने तत्काल अपनी गठरी उठा ली और गुस्से में मूंछों पर ताव देकर चला गया। ये बदला लेंगे, ऐसा बदला लेने वाले सैकड़ों छक मारते फिरते हैं। हरकिशोर के जाते ही मुंशी चुन्नीलाल ने मदन मोहन को दिलासा देने के लिए कहा, जो यूं किसी का वैर भाव से किसी का नुकसान हो जाए तो बस संसार में काम ही बंद हो जाएगा। मास्टर शंभुदयाल बोले, सूर्य चंद्रमा की तरफ धूल फेंकने वाले अपने ही सिर पर धूल झाड़ते हैं। पंडित पुरुषोत्तम दास ने कहा। फिर इन बातों से लाला मदन मोहन को संतोष ना हुआ। मैं हरकिशोर को ऐसा नहीं जानता था, वह तो आज आपे से बाहर हो गया। अच्छा, अब वह नालिश कर दे तो अब उनकी जवाबदेही किस तरह करनी चाहिए? मैं चाहता हूँ कि चाहे जितना रुपए खर्च हो जाए, परंतु हरकिशोर के पल्ले फूटी कौड़ी ना पड़े। लाला मदन मोहन ने अपने स्वभाव अनुसार कहा। मदन मोहन के निकटवर्ती जानते थे कि मदन मोहन जैसे हटीले हैं वे की कम हिम्मत है। जिस समय उनको किसी तरह का घबराहट हो, हर एक आदमी दिल जमाई की झूठी सच्ची बातें बनाकर उनको अपने काबू पर चढ़ा सकता है और मनचाहा फायदा उठा सकता है। इसलिए अब चुन्नीलाल ने वह चाल ढली। वह मुकदमा क्या चीज़ है? ऐसे सड़कों मुकदमे में उनके पुण्य प्रताप की चुटकियों में उड़ा सकता हूँ, परंतु इस समय मेरी चित्त में जरा अधेर हो रहा है। मैं इसे अकल कम नहीं देता। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। क्या तुम्हारे चित्त में उद्वेग का क्या कारण है? क्या हरकिशोर की धमकी से डर गए? ऐसा तो हो विश्वास रखो कि मेरी सब दौलत खर्च हो जाएगी तो भी तुम्हारे ऊपर आँच न आने दूंगा। लाला मदन मोहन ने कहा।
नहीं महाराज, ऐसी बातों से मैं कब डरता था हूँ, और आपके लिए जो तकलीफ मुझको उठानी पड़े उसमें से मेरी इज्जत है। आपके उपकारों का बदला मैं किस तरह से नहीं ले सकता, परंतु लड़की के विवाह के दिनों बहुत पास आ गए। तैयारी अब तक कुछ नहीं हुई, विवाह उनकी नामवरी के मंजूर करना पड़ेगा। इससे उन दिनों मेरी अक्ल कुछ गुमसी हो गई है। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, तुम धैर्य रखो, तुम्हारी लड़की का विवाह सब खर्च हम देंगे। लाला मदन मोहन ने एकदम हामी भर ली। ऐसी सहायता तो हम इस सरकार से सबको मिलता ही है, परंतु मेरी जीविका का वृत्तांत भी आपको अच्छी तरह मालूम है, और घर का गृहस्थ का खर्च भी आपसे छिपा नहीं है। भाई खाली बैठे हैं, जब आपके यहाँ से कुछ सहायता होगी तो विवाह का काम छिटेगा। कपड़े लत्ते वगैरह की तैयारियों में महीने लगते हैं। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, लो ये 200 रुपए की नोट लेकर इस समय तो काम चलता करो, और बातों के लिए बंदोबस्त पीछे से कर लिया जाएगा। लाला मदन मोहन ने नोट देकर कहा, जी नहीं हुजूर, ऐसी क्या जल्दी है। मुंशी चुन्नीलाल नोट जेब में रखकर बोले, यह भी अच्छी विदा है। पंडित जी ने भरमा भरमी सुनाई। मैं जानता हूँ कि प्रथम तो हर किशोर नालिश ही नहीं करेंगे, और की भी तो दम भर की खरीज कर दी जाएगी। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, निदान। लाला मदन मोहन बहुत देर तक इस प्रकार की बातों से अपनी छाती की बोझ हल्का करके भोजन करने गए और चुपचाप बैजनाथ को बुलाने के लिए एक आदमी भेज दिया। इसी के साथ हमारा प्रकरण 13 समाप्त होता है। अब हम लोग प्रकरण 14 में प्रवेश करते हैं। पत्र व्यवहार। अपने अपने लाभ को बोतन बैन बनाए, बैसिया वसत घटा वही जोगी वसन बढ़ाए। वृंद। लाला अपने अपने लाभ को बोलन बैन बनाए, बैसिया बसत घटा वही जोगी बरस बढ़ाए। बिंद। लाला मदन मोहन भोजन करके आए, उस समय डाक के चपरासी ने चिट्ठियाँ लाकर दी। उसमें से पोस्ट कार्ड महरौली से मिस्टर बेलेनी भेजा था, जिसमें लिखा हुआ था कि मेरा विचार कल शाम को दिल्ली आने का है। आप मेहरबानी करके मेरे वास्ते डाक का बंदोबस्त कर दे और लौटते डाक में मुझको लिख भेजें। लाला मदन मोहन ने तत्काल उसका प्रबंध कर दिया। दूसरी चिट्ठी कलकत्ते से हमलिंड कंपनी जुएडल जोहरी की आई थी। उसमें लिखा था, आपके आर्डल के बहुमजीम हीरो की पॉकेट चेन बनकर तैयार हो गई है। 1-2 दिन में पॉलिश करके आपके पास भेजी जाएगी, और इस पर लागत 4000 अंदाज रहेगी। आपके पन्ने की अंगूठी और मोतियों की नेकलेस के रुपए अब तक नहीं भेजे, सो मेहरबानी करके इन तीनों चीज़ों के नाम बहुत जल्द भेज दीजिए। तीसरा फारसी खत अलसीपुर से अब्दुल रहमान मेठका आया था। उसमें लिखा था, रुपए जल्दी भेजिए, नहीं तो मेरी आवारों में फर्क आ जाएगा और आपका बड़ा हर्ज होगा। कंकर वाले के रुपए बहुत चढ़ गया है, इसलिए उसमें खेप भेजनी बंद कर दी। मजदूरों की चिट्ठी 1 महीने से नहीं बांटा, इसलिए वह मेरी इज्जत लिया चाहते हैं। इस ठेके वापस 5000 रुपये सरकार से आपको मिलने वाले थे और मिले होंगे। मेहरबानी करके वह कुछ रुपए यहाँ भेज दीजिए, जिसमें मेरा पीछा छूटे। मुझको बड़ा अफसोस है कि इस ठेके में उनको नुकसान रहेगा, परंतु मैं क्या करूं, मेरे बस की बात न थी। जमीन बहुत ऊंची नीची निकली, मजदूर दूर दूर से दूनी मजदूरी देकर बुलाने पड़े। पानी का कोसों पता न था। मुझसे हो सका जहाँ तक मैंने अपनी जान लड़ाई। खैर, इसका इनाम तो हुजूर के हाथ में है, परंतु रुपए जल्दी भेजिए। रुपए के बिना यहाँ का काम घड़ी भर नहीं चल सकता। लाला मदन मोहन नौकरों को काम बताने और उसकी तनख्वाह का खर्च निकालने के लिए बहुधा ऐसे ठेके वगैरह ले लिया करते थे। नौकरों के विषय में उनका बर्ताव बड़ा विचलन था। जो मनुष्य एक बार नौकर हो गया वह हो गया, फिर उसे कुछ काम लिया जाए या ना लिया जाए, उसके लायक कोई काम हो या ना हो, वह अपना काम अच्छी तरह करे या बुरी तरह करे, उसके प्रतिपालन करने में कोई हक अपने ऊपर हो या ना हो, वह अलग किसी नहीं हो सकता। और उस पर क्या है, कोई खर्च एक बार मुकब्बर हुए पीछे नहीं कर सकता। संसार के अपसय में ऐसे भय समा सकता है
कि अपनी अवस्था के अनुसार उचित प्रबंध सर्वदा नहीं होने पाता। सब नौकर अपने कामों में दखल देते हैं, परंतु कोई किसी काम का जिम्मेवार नहीं है और ना कोई संभाल रखता है। मामूली तनख्वाह तो उन लोगों की बादशाही पेंशन समझ रखी है। 10-15 रुपये महीने की तनख्वाह में 10,500 रुपये पेंशनी ले रखना, 2-4 हज़ार पैदा कर लेना कौन सी बड़ी बात है। 5 रुपये महीने के नौकर हो या 3 रुपये महीने के नौकर को हो, विवाह आदि का खर्च लाला साहब के जिम्मे समझते हैं। और क्यों ना समझे, लाला साहब की नौकरी करे तब विवाह आदि का खर्च लेने कहाँ जाए। मदद का दरोगा मदद में, चीज बंद लाने वाले चीज बंद में, दुकान के गुमास्ते दुकान में मनमाना काम बना रहे हैं, जिसमें जिस काम के वास्ते जितना रुपए पहले ले लिया वह उसके बाप दादे की हो चुका। फिर हिसाब कोई नहीं पूछता। घाटे नफे और लेन देन की जांच पड़ताल करने में के लिए कागज कोई नहीं देखता। हाल में लाला मदन मोहन के अपने नौकरों के प्रतिपालन के लिए अलीपुर रोड में ठेका ले रखा था। जिसमें सरकार से ठेका लिया उससे दूने रुपए अब तक खर्च हो चुके थे, पर काम आधा भी नहीं था और खर्च के वास्ते वहाँ के ताकीद की ताकीद चली आती है। परमेश्वर जाने अब्दुल रहमान के अपने घर के खर्च के वास्ते रुपए की क्या जरूरत थी या मदद के वास्ते रुपए की जरूरत थी। चौथा खत एक अखबार के एडिटर का था। उसमें लिखा था कि आपने इस महीने की 13वीं तारीख को पत्र लिखा होगा। उसमें कुछ वृत्तांत आपको भी लिखा गया था। इस समय के लोगों को खुशामद बहुत प्यारी है और खुशामदी चैन करते हैं, परंतु मेरा यह काम नहीं। मैंने जो कुछ लिखा है वह सच लिखा है। आपसे बुद्धिमान, योग, सच्चे, अभिज्ञ, उदार और देश हितोषी हिंदुस्तान में बहुत कम है। इसी में हिंदुस्तान की उन्नति नहीं होती। विद्याभ्यास के गुण कोई नहीं जानता, अखबारों का कदर कोई नहीं करता। अखबार जारी करने वालों में नफेरी बदले नुकसान उठाना पड़ता है। हम लोग अपना दिमाग खिपा कर देश की उन्नति के लिए आर्टिकल लिखते हैं, परंतु अपने देश के लोग उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। इसमें जी टूटा जाता है। देखिए, अखबार के कारण मुझ पर 1,000 रुपये का खर्च हो गया है और आगे के छापे खाने का खर्च निकालना भी बहुत कठिन मालूम होता है। प्रथम तो अखबार को पढ़ने वाले बहुत कम और जो है उसमें से बहुधा कार पोस्टेंट बनाकर बिना दम दिए पत्र लिया चाहते हैं और जो ग्राहक बनते हैं उसमें से बहुधा दिवालियों निकाल जाते हैं। छपाखाने का 2,000 रुपये इस समय लोगों को बाकी है, परंतु फूटी कौड़ी पड़ने का भरोसा नहीं। कोई आप साहसी पुरुष देश का हित विचार कर इस डूबती नाव का सहारा लगावे तो बेड़ा पार हो सकता है, नहीं तो खैर जो इच्छा परमेश्वर की। एक अखबार का एडिटर की इस लिखावट से क्या बातें मालूम होती है। प्रथम तो यह है कि हिंदुस्तान में विदा का सर्व साधारण की अनुमति जाने का, देशांत और वृत्तांत जाने का और देशोन्नति के लिए देश हितकारी बातों का चर्चा करने का व्यवसाय अभी बहुत कम है। बलयात और आबादी हिंदुस्तान की आबादी से बहुत ही थोड़ी है, तथापि वहाँ अखबारों में इतनी बुद्धि है कि बहुत से अखबार की 1.5-2 लाख कॉपियाँ निकलती है। वहाँ के स्त्री पुरुष, बूढ़े बालक, गरीब अमीर सब अपने देश का वृत्तांत जानते हैं और उस पर वाद विवाद करते हैं। इसी अखबार में कोई बात नहीं छपती है जो तत्काल उसकी चर्चा पर देश में फैल जाती है और देशांत की तार दौड़ जाते हैं, परंतु हिंदुस्तान में ये बात कहाँ। यहाँ बहुत से अखबारों में पूरी 200 कॉपियों भी नहीं निकलती और जो निकलती है उनमें से जियाने की लायक बात तो ही कम रहती है, क्योंकि बहुत से एडिटर तो अपना काम संपादन करने की योग्यता नहीं रखते और बालयात में की तरह उनको और विद्वानों की सहायता नहीं मिलती। बहुत से जानबूझकर अपना काम चलाने के लिए अनजान बनते हैं, इसलिए उचित रीति से अपना कर्तव्य संपादन करने वाले अखबार की संख्या बहुत थोड़ी है।
पर जो है उसको भी उत्तेजन देने वाला का मन लगाकर पढ़ाई वाला कोई नहीं मिलता। बड़े बड़े अमीर सौदागर साहूकार जमींदार दस्तकार जिन्हीं हानि लाभ और देशों का बड़ा संबंध है वह भी मन लगाकर अखबार नहीं देखते, बल्कि कोई कोई तो अखबार का एडिटरों को प्रशंसा कर रखने के लिए अथवा ग्राहकों को सूचीबद्ध में अपना नाम छिपाने के लिए अथवा अपनी मेज के नए नए अखबारों को सुशोभित करने के लिए अथवा किसी समय अपना काम निकलवाने के लिए अखबार खरीदते हैं। जिस पर अखबार निकालने वालों की यह दशा है। लाला मदन मोहन इस खत को पढ़कर सहायता करने के लिए बहुत ललचाए, परंतु रुपए की तंगी के कारण तत्काल कुछ न कर सके। हुजूर, मिस्टर रसील के पास रुपए आज भेजनी चाहिए, मुंशी चुन्नीलाल ने डाक पीछे याद दिलवाई। हाँ, मुझको बहुत ख्याल है, परंतु क्या करूं, अब तक कोई बनका नहीं बना। लाला मदन मोहन बोले, थोड़ी बहुत रकम हो तो मिस्टर ब्राइट के यहाँ भी जरूर भेजनी पड़ेगी। मिस्टर शंभुदयाल ने अवसर पाकर कहा। हाँ, और हर किशोर ने नालिश कर दी तो उसके जवाब दही करने के लिए भी तो रुपए चाहिए। लाला मदन मोहन चिंता करने लगे। आप चिंता ना करें, ज्योतिष से सब होनहार मालूम हो सकता है। चाणक्य ने कहा है कि ऐश्वर्य विशाल में मोटे दुख पाही, रस्सी विद्यो होय जो पुरुष देव बस माही। इसीलिए उनको आपको कुछ आगे का वृत्तांत जानना हो तो आप प्रश्न कीजिए। ज्योतिष ने बढ़कर होनहार जनने से सुगम मार्ग नहीं है। पंडित पुरुषोत्तम दास ने लाला मदन मोहन को कुछ उदास देखकर अपना मतलब काटने के लिए कहा। वह जानता था कि निर्बल चित्त के मनुष्य सुख में किसी बात का गर्ज नहीं रखते, परंतु घबराहट में हर समय हर तरह का सहारा ताकते फिरते हैं। विद्या का प्रकाश प्रतिदिन फैलता जाता है, इसीलिए सब अपनी बातों से कोई नहीं आवेगा। मिस्टर शंभुदयाल ने कहा, यह तो आजकल की सुधारे हुआ की बात है, परंतु वे लोग जिस विद्या का नाम नहीं जानते उसमें उनकी बात कैसे प्रमाण हो। पंडित जी ने जवाब दिया, अच्छा, आप करेले के सिवा क्या जानते हो? आपको मालूम है नहीं? तहकीकात करने वालों ने कैसी कैसी दूरबीन को बनाकर ग्राहकों को हाल में निश्चय किया। मिस्टर शंभुदयाल बोले, क्या होगा, परंतु हमारे पुरखों ने भी इस विषय में कुछ कसर नहीं रखी। पंडित पुरुषोत्तम दास कहने लगे, इस समय के विद्वानों ने बड़ा खर्च करके जो काले ग्रहों की वृत्तांत निश्चय करने के लिए बनाई है, हमारे बड़ों ने छोटी छोटी नालियों की बांसी का छड़ियों के द्वारा उससे बढ़कर काम निकाला है था। संस्कृत की बहुत सी पुस्तकें अब नष्ट हो गई। योगाभ्यास से आदि विद्याओं की खोज भी नहीं रही, परंतु फिर भी जो पुस्तकें अब मौजूद है उसमें ढूंढने वालों के लिए बहुत थोड़ा खजाना नहीं है। हाँ, आप की तरह कोई कुछ ढूंढ भाल करे बिना दूर हो ही से कुछ नहीं कहकर बात उड़ा दे तो यह जुदी बात है। संस्कृत विद्या की तो आजकल से सब विद्वान एक स्वर्ग होकर प्रशंसा करते हैं, परंतु इस समय ज्योतिष की चर्चा थी, सो निसंदेह ज्योतिष ने फलवा देश की पूरी विद नहीं मिलती। शायद बताने वालों की भूल हो, तथापि मैं इस विषय में किसी समय तुमसे प्रश्न करूंगा और तुम्हारी विद मिल जाएगी तो तुम्हारा अच्छा सत्कार किया जाएगा। लाला मदन मोहन ने कहा कि यह सब बात सुनकर पंडित जी की हर्ष कुछ हद नहीं रही। इसी के साथ हमारा प्रकरण 14 समाप्त होता है। अब हम लोग प्रकरण 15 शुरू करने वाले हैं। सॉरी, कुछ मिस्टेक हो गया। तो चलिए बिना लेट के हम लोग प्रकरण 15 शुरू करते हैं। प्रिय अथवा प्रिय दमिति बिल पत हु बिन में अहि भय पाही अहिबत बहित अधिक भयो ताहुते दुखदाई नलोपयंखाने। ज्योतिष की विधि पूरी नहीं मिलती, इसीलिए उस पर विश्वास नहीं होता, परंतु प्रश्न का बुरा उत्तर आवे तो प्रथम से ही चित्त ऐसा व्याकुल हो जाता है कि उस काम में अचानक होने पर भी वैसा नहीं होता और चित्त का
असर ऐसा प्रबल होता है कि जिन वस्तु की संसार की सृष्टि ही न हो वह समा जाने में तत्काल दिखाई देने लगती है। जिस पर ज्योति जी ग्रहों का उलट पुलट नहीं कर सकते, अच्छे बुरे फल के बदल नहीं सकते, फिर प्रश्न करने से क्या लाभ? लाभ क्या? कोई ऐसी बात करनी चाहिए जिस पर कुछ लोगों हो। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। आप हुक्म दे तो मैं कुछ अर्ज करूं? बिहारी बाबू बहुत दिन से अवसर देख रहे हैं। वह धीरे से पूछने लगे। अच्छा कहो। मुंशी चुन्नीलाल ने मदन मोहन से कहने से पहले ही कह दिया। भोजला पहाड़ी पर एक बड़े धनवान जमींदार रहते थे। उसको ताश खेलने का बड़ा व्यवसाय है। वह सदाबाजी बंद कर खेलते हैं और मुझको इस खेल के पत्ते ऐसी राह में लगाने लगते हैं कि जब खेल तब अपनी ही जीत हो। मैंने उनको कितनी बार हरा दिया, इसीलिए अब वह मुझसे नहीं पति आते, परंतु आप चाहे तो मैं वह खेल आपको सिखा दूं, फिर आप उनसे निथवक खेले। आप हार जाएंगे तो वह रकम मैं दूंगा और जीते तो उनमें से कुछ आदि ही दे। बिहारी बाबू ने जुए का नाम छिपाकर मदन मोहन को आसामी बनाने के वास्ते कहा। जीतेंगे तो चौथाई देंगे, परंतु हारने के लिए रकम पहले जमा करा दो। मुंशी चुन्नीलाल मदन मोहन की तरफ से मैं मामला करने लगा। हारने के लिए पहले 500 रुपये की थैली अपने पास रख लिए। लीजिए, परंतु जीत में आधा हिस्सा लूँगा। बिहारी बाबू हुज्जत करने लगे। नहीं, जो चुन्नीलाल ने कह दिया वह हो चुका, उससे अधिक हम कुछ नहीं देंगे, लाला मदन मोहन ने कहा। और बड़ी मुश्किल से बिहारी बाबू उस पर कुछ न कुछ राजी हुए, परंतु सौभाग्य बस उस समय बाबू बैजनाथ आ गए। इससे सब काम जहाँ का तहाँ अटक गया। बिहारी बाबू में किस बात का मामला हो रहा है? बाबू बैजनाथ ने पहुँचते ही कहा। कुछ नहीं, यह तो ताश का खेल का जिक्र है, मुंशी चुन्नीलाल ने साधारण रीति से कहा। बिहारी बाबू कहते हैं कि मैं पत्ते लगाने सिखा दूं। जिस तरह पत्ते लगाकर आप एक धनवान जमींदार को ताश खेले और बाजी बदले, तो हारोगे तो सब नुकसान मैं दूंगा और जीतोगे तो उससे चौथाई भी मैं लूँगा। लाला मदन मोहन ने भोले भाव से सच्चा विद्रांत कह दिया। यह तो खुला जुआ है और बिहारी बाबू आपको चाट लगाने के लिए प्रथम से सब भाग दिखाते हैं। बाबू बैजनाथ कहने लगे। जिस तरह से पहले एक मेवने आपको बड़ी दौलत की तांबे पत्र दिखाया है और वह सब दौलत गुपचुप आपके यहाँ ला डालने की हामी भरता था, परंतु आपसे खोदने के बहाने 150 रुपये मार ले गया, तब से लौटकर सूरत तक ना दिखाई। आपको याद होगा कि आपके पास एक बदमाश श्याम का शहनाज बनकर आया था और उसने कहा था कि मैं हिंदुस्तान को सैर करने आया हूँ। मेरे जहाज ने में कलकत्ते में लंगर में रखा है, मुझ पर यहाँ खर्च की ज़रूरत है। आप अपने अद्वितीय से के नाम मुझे बता दे, मैं अपने नौकरों से लिखकर उसके पास जमा कर दूंगा। जब उसकी इतलता आपके पास आ जाए तब आप मुझे रुपए दे दे। निदान आपके अतियारे का नाम से तार आपके पास आ जाएगा। और आपने रुपए उसको दे दिए, परंतु वह तार उन्हीं के किसी साथी ने आपके हथियारे के नाम से आपको दे दिया था, इसीलिए वह भेद खुला। उस समय शहजादे का पता न लगा। एक बार एक मामला कराने वाले एक महिला आपके पास आया था। आपके पास आया था जब उसने कहा था कि सरकार में रसद के लिए लड़कियों की खरीद है और तहसील में 2.5 मन का भाव है। मैं सरकार हुक्म आपको दिखा दूंगा। आप 4 मन के भाव से मेरी मार्फत एक जंगल वाले की लकड़ी लेनी कर ले। यह कहकर उसने तहसील में निर्मनामे की दस्ता की नकल लाकर आपको दिखा दी, पर उस भाव को सरकार ने कुछ खरीदारी न थी। इसके सिवाय जिस तरह बहुत से रसायनी तरह तरह के धोखा देकर
सीधे आदमियों को ठगते फिरते हैं। इसी तरह यह भी जुआरी बनने का एक चाल है। जिस काम में बेलगत और बेमेहनत बहुत सा फायदा दिखाई दे उसमें बहुधा कुछ न कुछ धोखेबाजी होती है। ऐसे मामले वाले ऊपर से साग बाग दिखाकर भी भीतर कुछ न कुछ चोरी जरूर रखते हैं। बाबू साहब, मैंने जिस तरह राह में ताश खेलने के वास्ते कहा था वह हरगिज जुए में नहीं गिनी जा सकती, परंतु आप उसमें जुआ ही ठहराते हैं, तो कहिए जुए में क्या दोष है? बिहारी बाबू मामला बिगड़ता देखकर बोले, दिवाली के दिनों में सब संसार जुआ खेलता है और असल में जुआ एक तरह का व्यापार है जो नुकसान का डर और जुआ वर्जित हो तो और सब तरह के व्यापार में वर्जित होने चाहिए। और व्यापार में घाटा देने का समय मनुष्य के नियत ठिकाने नहीं रहती, परंतु जुए के लेन देन बाबत अदालत की डिक्री की डर नहीं है। तो भी जुआरी अपना आप माल अस्वाब बेचकर लेनदारों की कौड़ी कौड़ी चुका देता है। उसके पास रुपए हो या उसके लुटाने में हाथ नहीं रोकता और अपने काम में ऐसा निमग्न हो जाता है कि उससे खाने पीने तक याद नहीं रहता। उसके पास फूटी कौड़ी ना रहे तो भी वह भूखों नहीं मरता। फटकर जाते ही जीते जुआरी 2-4 गंठे देकर काम अच्छी तरह चला देते हैं। राम राम, दिवाली पर क्या समझवार तो सपन में भी जुए के पास नहीं जाते हुए जुए व्यापार से क्या संबंध? उसकी कुछ सूरत मिलती है तो बंदनी से मिलती है। उसको जुए की अलग कौन समझता है? उसको प्रतिनिष्ठ साहूकार कब कहते हैं? सरकार में उनकी सुनवाई कहाँ होती है? नीरी बातों का जमा खर्च व्यापार में सर्वदा नहीं गिना जाता। व्यापार का तत्व ही जुदे हैं। भविष्यत काल का अवस्था पर दृष्टि पहुंचाना, पड़ता लगाना, माल का खरीदना बेचना, यह दिसावर को बीचकों भेजकर माल बेचकर बदला भुगतना व्यापार है। परंतु जुए में यह बातें कहना कहाँ? जुआ तो सब अधर्मों का जड़ है। मनु और विधुर जी एक स्वर्ग में कहते हैं, सुनो पुरताहन बात, जुआ कला का मोल है। हंसी हूँ मैं ताशो नहीं खेले चतुर। बाबू बैजनाथ ने कहा, आप वृद्धा तेज होते हैं। मैं खुद जुए का तरफदार नहीं हूँ, परंतु विवाद के समय अच्छी युक्तियों के अपना प्रश्न परवल करना चाहिए। क्रोध करके गाली देने से जय नहीं होती। आपकी दृष्टि में मैं झूठा हूँ, परंतु मेरी शक्तियों कि आप झूठा नहीं ठहरा सकते। मुझ पर किस तरह का दोषारोपण किया जाए तो उसकी युक्ति पूरक साबित करना चाहिए और बातों में मेरी भूल निकालने से क्या वह दोष साबित हो जाएगा? जुए का नुकसान साबित करने के लिए विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। देखो, नल और युधिष्ठिर की बर्बादी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। बाबू बैजनाथ बोले, मैं आपसे कुछ अर्ज नहीं कर सकता, परंतु बस जी रहने दो। बाबू साहब कुछ तुम से बहस करने के लिए इस समय यहाँ नहीं आए। यह कहकर लाला मदन मोहन बाबू बैजनाथ को अलग हो ले गए और हरकिशोर को तकदार के लिए वृद्धांत थोड़े में उन्हें सुना दिया। मैं पहले हरकिशोर को अच्छा आदमी समझता था, परंतु कुछ दिन से उनकी चाल बिल्कुल बिगड़ गई। उसको आपसे प्रतिष्ठा का बिल्कुल विचार नहीं रहा और आज तो उसने ऐसी ठिठाई की कि उसको अवश्य दंड होनी चाहिए था। सो अच्छा हुआ कि आप यहाँ से चला गया। उसके लिए जाने से उसके सब हक जाते रहे। अब कुछ दिन धक्के खाने से उसकी अक्ल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। और उसके नालिश की दी तो लाला मदन मोहन घबराकर बोले, क्या होगा? उसके पास सबूत क्या है? इसका गवाह कौन है? वह नालिश करेगा तो हम कानून पॉइंट से अपना पलट देंगे, परंतु आप हम जानते हैं कि यहाँ तक नौबत ना पहुँचेगी। अच्छा, उसके पास आपकी क्या कोई सदन है? कोई नहीं। तो फिर आप डरते क्यों हैं? वह आपका क्या कर सकता है? सच है, उसको रुपए की गरज होगी तो वह नाक लगाता आप ही चला जाएगा। हम उसके नीचे नहीं दबे, वह कुछ नीचे दब रहा है। आप इस विषय में बिल्कुल निश्चित रहें। मुझको थोड़ा सा खटका लाला ब्रजकिशोर की तरफ से। वह हर बात में मेरा गला घोटते हैं
और मुझको तोते की तरह पिंजरा में बंद रखते हैं। वकीलों की चाल ऐसी ही होती है। वह प्रथम धरती आकाश के कुलबाबे मिलकर अपनी योग्यता जताते हैं, फिर दूसरे की तरफ से डर दिखाकर अपना अधीन बनाते हैं और अंत में आप उसके घर बार का मालिक बन बैठते हैं। परंतु चाहे जैसा फायदा हो, मैं तो ऐसी प्राधान्यता से रहने को अच्छा नहीं समझता। मेरा यही विचार है। मैं जजों को दबाता हूँ और ज़्यादा दबाते जाते हैं, इसीलिए अब मैं नहीं दबा चाहता। आपको दबने की क्या ज़रूरत है, जब तक आप उनको मुँह तोड़ जवाब ना देंगे या सीधे ना होंगे। लाला ब्रजकिशोर अपने घर को टुकड़े खा कर बड़े हुए थे, वह दिन भूल गए। लाला मदन मोहन ने बाबू बैजनाथ के नेक सलाहों की बहुत उपकार माना और लाला मदन मोहन से रुखसत होकर अपने घर को गए। इसी के साथ हमारा प्रकरण 15 भी समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारे यह सीरीज परीक्षा गुरु का आप लोगों को कैसा लग रहा है एंड मेरे वाचन में कहाँ कमी है वो भी कमेंट कीजिएगा। और यदि लग रहा होगा किसी के साथ शेयर करना, किसी को ज़रूरत हो तो उसे बेहिचक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग अब उपन्यास को समाप्त करते हैं और अगला उपन्यास का भाग 16 लेकर आएंगे आप लोगों के समक्ष। लेते हैं विदा, बाय बाय।